Very good morning to all of you. So today we're just going to discuss about cells एंड कल हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन आज उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर से हम लोग इसको रिकैप करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने लाइसोसोम्स को भी देखा था, वो कैसा होता है, तो उसको गोल्गी बॉडी फॉर्म करता है और वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज है। ठीक है, और उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो हमारा लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है और उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो लगभग सारे ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इस वजह से हमारे सेल्स में जितना भी अनवांटेड और हार्मफुल मटेरियल्स एंटर करता है वो सबको कौन डाइजेस्ट करता है, तो लाइजोम डाइजेस्ट करता है। और कभी कभी वो खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब सेल को भी वो इन्गल्प कर लेता है। तो इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। फिर हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को भी देखा था और हम लोगों ने क्या बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइजोसोम्स के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, ये हमारा कैसा है, डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज है। ओके, और जो फर्स्ट वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये इंडिकेट भी किया गया, ये क्या है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, जो कि हमारा प्रेमिएबल होता है स्मॉल और मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। ठीक है, स्मॉल और मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स और आयन इजीली इसके थ्रू क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हो गया। ये क्या है हमारा इनर मेम्ब्रेन। ये जो होता है वो कैसा होता है, सिलेक्टिव परमिएबल, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अलाउ करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए। ठीक है, और इसी इनर लाइनिंग में एक फिंगर जैसा ऐसे प्रोजेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ये जो फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर हमें दिखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टा कहाँ से राइज होता है, तो इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग की वजह से। ठीक है, फिर ये जो स्पेस रहता है ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कंसीडर करते हैं, तो हम लोग इसे पावर हाउस ऑफ एनर्जी कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारा साइट है किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो जब रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ से जो सोल्यूबल और डाइजेस्टेड फूड होगा उससे हमें क्या मिलेगी, एटीपी मिलेगा। ठीक है, और एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी को यही पावर सप्लाई करता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर हाउस बोल देते हैं। ठीक है, बस यही था माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और हाँ, एक ये भी था कि इसका खुद का डीएनए होता है। बाकी सब सेल ऑर्गेनिज को हम लोग देखें तो किसी के पास खुद का डीएनए नहीं था, लेकिन इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, फिर आज हमें क्या डिस्कस करना है, तो आज हमें प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये प्लास्टिड्स का लोकेशन कहाँ होता है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो दिस सेल्स ऑर्गेनिज आर फाउंड इन अ प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन अ एनिमल सेल। प्लास्टिड हमें हमेशा किस में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है। जैसे P4 प्लांट और P4 प्लास्टिड्स, तो वो हमेशा हमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, और फिर देखो इस प्लास्टिड्स को हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड किया है। एक हमारा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट किस टाइप का प्लास्टिक्स है, कलरलेस प्लास्टिड्स, इसके पास कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलर्ड प्लास्टिड्स। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा प्लास्टिड्स में, कि ये सिर्फ हमारे प्लांट सेल में ही हमें देखने को मिलता है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। और प्लास्टिड्स भी हमारा दो टाइप्स का है, एक जो कलरलेस प्लास्टिड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिकोप्लास्ट, और एक जो कलरफुल प्लास्टिड्स है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, फिर हमारा क्या दिया है कि ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स विच ऑकर्स इन अ सेल दैट आर नॉट एक्सपोज टू
सनलाइट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है, और ये हमेशा कौन से प्लांट के कौन से सेल्स में मिलता है? जो कि सनलाइट के एक्सपोज में नहीं रहते हैं, मतलब सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हमेशा किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट होगा, सॉरी किस टाइप का प्लास्टिड होगा? तो क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड वाला होगा, ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो। ये तो कलरलेस है, कोई पिगमेंट नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है, तो ये सनलाइट को तो ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा तो फिर इसको सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने का क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है। और हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो कुछ भी होता है या फिर हम भी जो कुछ करते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं ना। तो प्लांट बॉडी भी तो वही करेगा। उसको क्या फ़ायदा कि वो उसको ल्यूकोप्लास्ट वाले सेल्स को सनलाइट से एक्सपोज करके रखे? कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। इस वजह से ल्यूकोप्लास्ट वाले सेल्स हमारे सन से डायरेक्टली एक्सपोज नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो भी हमारा दो भाग में इसको भी हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक तो जिसमें जो ग्रीन कलर का होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। और एक क्या होता है? नॉन ग्रीन होता है, जिसमें बाकी कलर रेड, ग्रीन, येलो, केराटिनॉइड से पिगमेंट्स के वजह से वहाँ पे दिखता है, ठीक है। जैसे यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि क्लोरोप्लास्ट, the chromoplasts are colored plastics which occur in the cells that are exposed to sunlight. क्रोमोप्लास्ट कैसा प्लास्टिड्स है? तो कलरफुल प्लास्टिड है, और ये प्लांट बॉडी में कहाँ मिलता है? तो उस पार्ट में, उस सेल में जो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा कितने टाइप्स का होता है? तो 2 टाइप्स का। एक जो नॉन ग्रीन का मतलब क्या? अदर कलर्स, जैसे रेड हुआ, येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, यही ना मतलब। नॉन ग्रीन को छोड़ के अदर कलर, इसका मतलब ये नहीं कि कलरलेस तो कौन था? ल्यूकोप्लास्ट था। लेकिन ये अभी हम किसका टाइप्स पढ़ रहे हैं? कलरफुल वाला का, क्रोमोप्लास्ट का, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्रीन वाले होते हैं, एक हमारा कैसे होते हैं? तो नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है। यही लिखा है, इट इज अ 2 टाइप, नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट एंड ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। गॉट इट? जो हमारा ग्रीन क्रोमोप्लास्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो ग्रीन क्रोमोप्लास्ट होता है जिसके अंदर, वो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उस प्लास्टिड को हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट एंड ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, द क्रोमोप्लास्ट हैविंग अ लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। समझ आया? हाँ। And the non-green chromoplast containing other colored pigments like red, orange, yellow are found in a certain algae and flower and fruits. और फिर हमारा जैसे कि ग्रीन वाला पिगमेंट को हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट बोल दिया। फिर नॉन ग्रीन वाला जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें कौन सा कलर होता है? तो रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ये सारे कलर्स होते हैं उसके प्लांट के फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, ठीक है। समझ आया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है इस स्लाइड से? हाँ, नहीं है? तो आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम क्या देखेंगे? जैसे कि हमने बोला कि जो ग्रीन क्रोमोप्लास्ट होता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट है तो हमें भी पता है कि वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में हमारा हेल्प करेगा। और हमेशा हमें क्या, बचपन से हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अभी भी आप लोग जब 10th क्लास में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर का ही एक टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस को डिटेल्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए तुम्हें क्लोरोप्लास्ट तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही ना ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के वजह से ही ना फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म समझना है तो इसके लिए तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने इसका स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे ला दिया है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जो ग्रीन क्रोमोप्लास्ट होता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं,
ठीक है, तो वो भी हमारा कैसा होता है, तो डबल मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है, वैसे ये भी हमारा कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। एक क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या होता है इनर मेम्ब्रेन। फिर इसके इनर मेम्ब्रेन का जो मैट्रिक्स होता है, जो कैविटी होता है, उसके अंदर हमें दो चीज़ देखने को मिलता है। एक तो वहाँ पे ये ग्रेना देखने को मिलता है और एक हमारा क्या होता है स्ट्रोमा होता है। ग्रेना क्या होता है, तो बहुत सारा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं। ठीक है, यही एक ऐसे यूनाइट होके कौन सा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाता है, तो ग्रेना का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड इज नोन एज अ ग्रेनम, और जो बचा हुआ हिस्सा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दो ग्रेनम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्ट्रोमा लेमला बोलते हैं। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी हमारा कैसा सेल ऑर्गेनिज है, तो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज है। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। फिर इसके मैट्रिक्स के अंदर हमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं थैलेक्वाइड, उसी का बंडल मिलता है, और उस बंडल वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेनम बोल देते हैं। ठीक है, और फिर जो खाली स्पेस रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोल देते हैं। ठीक है, और एक से बहुत ज़्यादा ग्रेनम वहाँ पे रहता है, तो एक ग्रेनम दूसरे से कनेक्टेड होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को, और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, तो मैंने ये भी पहले बताया कि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्या होगा, क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल एक्चुअली कहाँ होता है, तो ये जो ग्रेनम है उसी के अंदर होता है, और ये स्ट्रोमा लैमेला के अंदर होता है। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर नहीं होता है। समझ आया? एक बार फिर से बता दूं, क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। जैसे ये समझ लो क्या हुआ, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हो गया ना। अब बीच का जो स्पेस बचा, तो उसमें हमें ऐसा थैलेक्वाइड स्ट्रक्चर 3D में यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, इस टाइप्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। और जो खाली स्पेस रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, फिर एक से ज़्यादा ग्रेनम होता है, तो एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से अटैच होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से। उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। आप समझ में आया? अब क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो क्लोरोफिल हमारे ग्रेनम में और स्ट्रोमा लैमेला में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जब फोटोसिंथेसिस आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ोगे। तो लाइट रिएक्शन हमारा कहाँ पे होता है, तो ग्रेनम में होता है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। समझ आया? अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड? ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो हम लोगों ने देख लिया। अब फंक्शन क्या है, हम लोग बात किसका कर रहे थे, प्लास्टिड्स का ही ना। तो प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या है, किस लिए प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, तो वो सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक तो जो प्लास्टिक का टाइप है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, वो क्या करता है कि सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। सनलाइट वाला एनर्जी किस में चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी में, ताकि फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो पाए। ठीक है, तो एक काम हुआ प्लास्टिक का ये वाला कि सनलाइट को केमिकल लाइट में, सनलाइट वाला एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देना। दूसरा काम क्या है कि द क्रोमोप्लास्ट गिव्स वेरियस कलर्स टू द फ्लावर एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। इसको अलग अलग कलर से कर दे रहा। एक हमारा काम क्या था कि उस सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। दूसरा काम क्या था कि हमारा प्लास्टिक्स में एक टाइप्स का और हम लोग प्लास्टिक्स पढ़े जो कैसा होते हैं, नॉन ग्रीन प्लास्टिक्स होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं। ठीक है, तो वो वाला जब पिगमेंट हमारे प्लांट में प्रेजेंट होगा तो उसका फ्रूट्स, फ्लावर रेड, येलो, ऑरेंज दिखेगा ना। तो इसके वजह से क्या होगा कि इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो पोलिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ, पोलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना स्टिग्मा में। ठीक है, तो इस चीज़ में ये हेल्प करेगा।
फिर थर्ड हमारा क्या है, ये जो ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस हमें दिखता है ना, उसका काम क्या होता है, तो वो प्लांट बॉडी में स्टार्च को, फैट को, ऑयल्स को स्टोर करके रखता है। 3 टाइप्स का ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। और वो तीनों टाइप्स का ल्यूकोप्लास्ट हमारा कोई स्टार्च को स्टोर करता है, कोई किसको बोलते हैं, प्रोटीन को स्टोर करता है, कोई ऑयल को स्टोर करता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या था कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करना ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। दूसरा फंक्शन क्या था, दूसरा फंक्शन ये था कि ये हमारे फ्लावर्स और फ्रूट्स को अलग अलग कलर देता है। इसके वजह से क्या होता है, इंसेक्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और क्या होता है, पोलिनेशन होता है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या था कि वही ल्यूकोप्लास्ट जो हमें कलरलेस दिखता है वो प्लांट्स बॉडी में स्टार्च को, ये प्रोटीन को और ऑयल को स्टोर करके रखता है, ठीक है। यही था हमारे प्लास्टिड्स के बारे में। देखो यहाँ पे स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है और प्रोटीन है, ये सबको ये स्टोर करके रखता है। तो प्लास्टिड्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कहीं से भी लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स कहीं से भी नहीं है ना। तो फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो हमारा वैक्यूल है। कौन सा है, वैक्यूल्स है, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो ये सारे सेल्स में, प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल हो, लगभग सारे सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम एनिमल सेल में देखें तो ये क्या होता है, बहुत स्मॉल मिलता है। लाइजोसोम्स क्या था, वैक्यूल्स के जैसा ही ना था। तो अगर हम एनिमल सेल्स में देखें तो वैक्यूल्स हमारा बहुत स्मॉल होता है लेकिन लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है। समझ आया, हाँ, स्मॉल, उसका साइज स्मॉल होता है लेकिन उसका नंबर ज़्यादा होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। गॉट इट। और फिर उसी को अगर हम फंगी में देख रहे हैं या फिर प्लांट सेल्स में देख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ कम ही वैक्यूल्स मिलेंगे लेकिन उसका साइज कैसा होगा, साइज बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। फिर देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका लोकेशन हम लोग देख लिया, अब स्ट्रक्चर देखेंगे। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट बाउंडेड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन। वैक्यूल्स कैसा है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर क्या क्या स्टोर, ये सैक लाइक जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है। समझ में, वैक्यूल्स क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हमारा सेल ऑर्गेनिज्म है और इसके कैसा स्ट्रक्चर है, तो सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये किस चीज़ को कंटेन करता है, तो सॉलिड को भी कंटेन कर सकता है, लिक्विड को भी कर सकता है और गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस तीनों को ये कंटेन कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर एमीबा के केस में तुम लोग ये एमीबा का न्यूट्रिशन इन एमीबा क्लास 7 में देखे होगे तो फूड वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो वही ना वैक्यूल, और उसके अंदर फूड स्टोर होता है लाइक सॉलिड फॉर्म में, फिर अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो वेस्ट मटेरियल्स भी होता है लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। फिर इसका काम क्या होता है, वैक्यूल्स का काम क्या होता है, तो देयर इज अ स्टोरेज सैक्स ऑफ द सेल्स दैट स्टोर मटेरियल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड, फूड एंड टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये क्या बोल रहा है कि वो सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो चीज़ों को स्टोर कर सकता है, मे बी वो फूड को स्टोर करे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या फिर जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल्स के अंदर रिएक्शन होते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, कुछ बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, कुछ जैसे कि रेस्पिरेशन ही हुआ तो वहाँ पे बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ऑक्सीजन, और मेन प्रोडक्ट में क्या होता है, एटीपी। तो वही बोल रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी कुछ भी प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे जाके स्टोर हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज वैक्यूल्स मेंटेन्स वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑस्मोटिक। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। वो क्या करता है, तो वो उस सेल के वाटर के बैलेंस को, वाटर्स के और आयंस के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे प्लस हमारा जो वाटर और आयंस का कंसंट्रेशन है वो भी मेंटेन रहे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ये वैक्यूल्स क्या काम करता है, तो ये बॉडी का
बॉडी का जो वाटर और आयंस का बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर इन आयन बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इससे? नहीं है ना? फिर हमारा क्या है कि इन प्लांट सेल इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। प्लांट सेल को ये क्या प्रोवाइड करता है? तो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। पता है ना रिजिडिटी? हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा? ये वैक्यूल्स के क्या क्या फंक्शंस देखा? तो यही देखा हम लोग अभी कि वैक्यूल्स हमारा एनिमल सेल्स में बहुत ही ज़्यादा नंबर में मिलते हैं और स्मॉल होते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल्स में कम नंबर में मिलते हैं लेकिन लार्ज साइज उनका लार्ज होता है। वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि फूड को या सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी टाइप्स का मेटाबॉलिक वेस्ट हो, बाई प्रोडक्ट हो, कुछ को भी वो स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी बॉडी के वाटर के और आयंस को मेंटेन करने में, यानी ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो आज इतना ही सेल ऑर्गेनिज्म था, लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन इसके पहले आज वाला मैं रिकैप कर दे रही हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा कि डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच के स्पेस को इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, और इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं? उसके फोल्डिंग को ही हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, वो किस लिए होता है? ताकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके रेस्पिरेशन के टाइम में। और माइटोकॉन्ड्रिया किसका साइट है? सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट है, तो वहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है और वो एटीपी वहीं पे स्टोर होता है। और एटीपी क्या है? एनर्जी है, पावर है हमारे बॉडी के लिए, और वो कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, इतना था। और उसके पास खुद का अपना डीएनए है, बाकी सेल ऑर्गेनिज्म के पास अपना खुद का डीएनए नहीं है। प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए है। ठीक है, और उसके बाद से हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना। तो प्लास्टिड्स हमारा ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है लेकिन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये दो टाइप्स का होता है। एक हमारा कैसा होता है? कलरलेस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और उसका काम क्या होता है? ये तो कलर देगा नहीं प्लांट को, तो उसका काम क्या होता है? तो प्लांट का फूड स्टार्च, फैट, प्रोटीन, वाल्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ल्यूकोप्लास्ट मिलता है, कोई स्टार्च को स्टोर करता है, तो कोई प्रोटीन को करता है, तो कोई वाइल को करता है। ठीक है, फिर हमारा जो कलरफुल प्लास्टिड था उसे हम लोग क्या बोलते थे? क्रोमोप्लास्ट बोलते थे। वो भी हमारा दो भाग में डिवाइड है। ग्रीन क्रोमोप्लास्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और एक को हम लोग नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, जो रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, अब जो हमारा ग्रीन क्रोमोप्लास्ट है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो वो प्लास्टिड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल होता है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, और बचपन से हम लोग इसी के बारे में पढ़ते आए हैं और हायर क्लासेस में भी हमें इसको डिटेल्स में पढ़ना है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का क्या देखा? स्ट्रक्चर्स देखा। स्ट्रक्चर्स देखे तो पता चला कि ये भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। फिर जो इसके बीच का स्पेस होता है उसमें थैलेकोइड वाला स्ट्रक्चर्स यूनाइट होके एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और जो खाली स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से अटैच होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग स्ट्रोमा लेमिला बोलते हैं। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में कि ग्रेनम में? तो वो हमारा ग्रेनम में प्रेजेंट होता है। और जब हम लोग फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो टाइप्स का रिएक्शन पढ़ेंगे, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन हमारा कहाँ पे होता है? ग्रेनम में, और डार्क रिएक्शन हमारा कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में। जैसे देखो स्ट्रोमा से क्या याद आ रहा है? स्ट्रोम याद आ रहा है ना? आंधी। और आंधी कैसा होता है? डार्क होता है ना? तो इस वजह से स्ट्रोमा में कैसा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन। तो बाकी बचा ग्रेनम, तो उसमें ऑफकोर्स लाइट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये प्लास्टिड्स के बारे में हम लोगों ने देखा।
फिर हम लोग क्या देखें, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स हमारा एनिमल्स में भी प्रेजेंट है और प्लांट्स के सेल में भी प्रेजेंट है। हमारे में इसका नंबर ज़्यादा है प्लस इसका साइज छोटा है, लेकिन प्लांट सेल में क्या है, इसका नंबर कम है लेकिन साइज ज़्यादा है। ठीक है, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये क्या करता है, तो फूड को, सॉलिड को, लिक्विड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में तो उसके बॉडी के वाटर और आयंस के बैलेंस में भी हेल्प करता है। इट मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यही हम लोगों ने आज देखा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी डाउट है, क्योंकि हमारा चैप्टर आज खत्म हुआ, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है पूछो, फिर MCQ वाला सीरीज आएगा। ठीक है, आज अगर आज टाइम खत्म हो जाएगा तो कल से होगा। अभी डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट? ओए, पूरा चैप्टर खत्म, डाउट पूछो, अदरवाइज मैं पूछूंगी। यहाँ पे MCQs है। ठीक है, वन मिनट यू हैव। Hey Riya, come here. Come here. Quickly. Human body is originated from mother stomach of mother, single cell, none of them. हमारा बॉडी का ओरिजिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मदर से हुआ है कि माँ के पेट से हुआ है कि सिंगल सेल से हुआ है कि नन ऑफ देम? क्लास 8 पढ़े हो ना? वहाँ पे भी दिया होगा सिंगल सेल से। हाँ, वेरी गुड, सिंगल सेल। और क्वेश्चंस देखो, ह्यूमन बॉडी इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मदर स्टमक ऑफ मदर, सिंगल सेल, नन ऑफ देम। क्या होगा? सिंगल सेल्स। क्योंकि जब गामेट्स मिलते हैं तो क्या बनाता है? सिंगल सेल, और उसी सिंगल सेल से पूरे बॉडी की डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगल सेल। बस 5 क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेने दो। फिर हमारा देखो ये फर्स्ट वाला, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स है, इज अ सेल ऑर्गेनिज्म। एमीबा क्या है? ये तो एक ऑर्गेनिज्म ही है ना? हाँ, बैक्टीरिया क्या है? ये भी ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मोडियम क्या है? मतलब ऑर्गेनिज्म है ना, सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। तो क्या बचा हमारा? साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन। स्टेथोस्कोप से सेल को हम लोग देखते हैं। हाँ, किससे देखते हैं सेल को? और स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है? हार्ट बीट। ठीक है, थर्मोमीटर का काम क्या होता है? माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल्स को देखते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। फिर हमारा क्या है? देखो कितना इजी क्वेश्चन। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर डिपेंड ऑन फंक्शन। जैसे कि आरबीसी का काम क्या है? ब्लड वेसल्स के अंदर ये फ्लो करना, तो वो बाइकॉन्केव में ऐसा हो ताकि नैरो रहता है, ताकि उसमें फंसे नहीं। नर्व्स का काम क्या है? पूरे बॉडी में कंडक्शन करवाने के लिए। इस वजह से वो क्या होता है? लॉन्ग होता है। तो उसके काम पे डिपेंड करता है उसके कि सेल्स का शेप कैसा होगा और उसका साइज कैसा होगा। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है ये। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल सेल। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।